क्या मांग रहा है कि अपना सारा यूरेनियम जो है वो आप हमको दे दीजिए? बिल्कुल, या तो हमें दीजिए या किसी और को दीजिए। अच्छा, और दूसरा ये कि आप जो अपना मिसाइल प्रोग्राम है उसे खत्म करिए। तो ये सारी बातें किसी भी हालत में ईरान नहीं मानेगा, और ऐसे में किसी और समझौते के लिए जो है वो आगे बातचीत हो सकती है, लेकिन ये चीजें रेड लाइंस हैं। ओके, अभी देखिए दूसरा जो एक मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो फिर एक बहुत बड़ा फ्रंट होगा अगर ये खुल गया तो। शांति वार्ता फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग और ना बढ़ जाए, क्योंकि टर्की ने, या तुर्की है जिसको कहने लगे हैं हम लोग, वो इसने इस जंग में कूदने के संकेत दे दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता से शांति नहीं होती इजराइल के कारण, तो तुर्की इस युद्ध में शामिल होगा। अब इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी जवाब आ गया। नेतन्याहू ने एर्दोगान के बारे में कहा कि हमारी लड़ाई ईरान और उसके प्रॉक्सीज के खिलाफ लगातार जारी रहेगी। हम एर्दोगान जैसे नहीं हैं जो अपने लोगों की हत्या करते हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं जो हमारे लोगों की हत्या करते हैं। और एर्दोगान कह रहे हैं कि अगर ये शांति वार्ता फेल होती है इजराइल की वजह से, तो फिर तुर्की को भी इजराइल के साथ उलझना पड़ेगा या इस युद्ध में आना पड़ेगा। आप सुनिए नेतन्याहू को। Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak ये माफ कीजिएगा, ये एर्दोगान का बयान था, मैंने आपको नेतन्याहू कह दिया गलती से। एर्दोगान कह रहे हैं कि अगर शांति यहां नहीं होगी तो फिर इजराइल को काबू में करने के लिए हमको भी यहां इस युद्ध में ना आना पड़े। तो और तुर्की कोई हल्का देश नहीं है त्रिपाठी जी। तुर्की बात नहीं, बिल्कुल हल्का देश नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ यही है कि क्या तुर्की इजराइल से झगड़ा करने वाला है? क्योंकि तुर्की भी तो नाटो का मेंबर है, तो क्या तुर्की जो है वो इजराइल से झगड़ा करने वाला है? और क्या अगर ये युद्ध होगा तो पूरी तरह से जो पूरा वेस्ट एशिया का डायनेमिक्स है वो बदलेगा? क्योंकि अगर अभी देखें तो ट्रंप के एक तरह से जो उन्होंने बैक कर लिया अपने आप को, उसके बाद कहा ही जा रहा है कुछ डायनेमिक्स बदलने वाला है, वो किस तरह से बदलेगा? और उसके बीच में जरा आप सोचिए कि अभी जब हम ये सब कह रहे हैं तो सऊदी का स्टैंड नहीं समझ में आ रहा है। पिछले कुछ समय से वही नहीं समझ में आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि इजराइल और तुर्की की लड़ाई होगी ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुर्की भी इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो डायनेमिक्स जरूर बदलेगा। सर, हैरानी की बात है एर्दोगान की भाषा। एर्दोगान का इतना साफ साफ कहना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, तुर्की सीरिया में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, और लेबनान के साथ वो मतलब जमीनी लड़ाई भी लड़ सकता है अगर वहां से चाहे। और दूसरा समुद्र के पहले, अब तो नहीं है ना, पहले था ही ना सारी चीजों में। और दूसरा अगर ये भी बात करो कि आप वो समुद्र का इलाका भी तो है जिससे वो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर तुर्की चाहे 4 लाख की उसकी फौज है, मॉडर्न फौज है, उसके एयरफोर्स। देखिए, उसका ये कहना कि अगर ये लड़ाई बढ़ी, पाकिस्तान में शांति वार्ता नहीं विफल हो गई, तो हमारा फर्ज है इजराइल पे हमला करना। ये बहुत बड़ी बात। समझिए, एक मिनट प्रोफेसर साहब की बात इस पर ले लूं। हाँ, बोलिए। जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात समझना है कि जब से एर्दोगान वहां आए हैं, वो पूरे वेस्ट एशिया में वो नव ऑटोमनिज्म जिसको हम कहते हैं, सर ये नेटो मेंबर है। हाँ, लेकिन यहां पे 2010 में एक फ्लोटिला आ रहा था जिसमें 10 तुर्की के एक्टिविस्ट थे, उसको इजराइल ने मार दिया। तब से तलखी उनकी बढ़ी है। और जो प्रेसिडेंट हैं आइजैक हर्जोग, उन्होंने तो कहा है कि ये नया ईरान बनने जा रहा है तुर्की के बारे में। और तुर्की और इनकी तलखी आज की नहीं है, और ये बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि तुर्की नेटो का मेंबर है, तुर्की अपने आप को असर्ट कर रहा है। और अब जो वेस्ट एशिया बनेगा सौरभ जी, उसमें आप देखेंगे कि तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजराइल, ये नए त्रिकोण बनेंगे जो एडवर्सेरियल है। फिर भी कम से कम तुर्की और सऊदी अरेबिया का तो अपसंबंध स्थापित हो गया है, लेकिन जो पूरी वेस्ट एशिया पर है, ये ईरान के बाद तुर्की एक नया सचमुच ईरान बनने जा रहा है वहां।